हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इतिहास चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, जिसका 2 क्लास पहले हो चुका है और आई होप आपको वो सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी बन जाता है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं आज के क्लास को कि क्या पढ़ना है आज हमें। देखिए बच्चों, आज का जो है सबसे पहला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का बैकग्राउंड आपको पहले समझना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसका बैकग्राउंड जो है ये स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 से। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 जो कि चलता है 1939 से लेकर के 1945 तक, ये इसका बैकग्राउंड है। बच्चों, बात ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाता है 1939 में और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये दो खेमे के बीच में लड़ा जाता है। एक होता है धुरी शक्ति और एक तरफ होता है मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र के साइड में हमारा ब्रिटेन जो होता है, जो हम जिसके उपनिवेश थे, वो जो है सो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। अब चूंकि वो जो है सो विश्व युद्ध 2 में बिजी है, इसीलिए वो जो है सो भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भारत की जो सैन्य व्यवस्था है, इन सब पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था और बहुत खर्च भी हुए जा रहे थे। यही वजह था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वो युद्ध में बिजी है, उस समय वो भारत के प्रशासनिक व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। और यही समय है कि जिसमें भारत में क्रिप्स मिशन भेजे जाते हैं। क्रिप्स मिशन इसलिए भेजे जाते हैं बच्चों कि भारत में जाकर के और भारत के जो सोल्जर्स है, भारत के जो सैनिक है, उसे भी राजी किया जाए कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध में जो है सो ब्रिटेन की तरफ से वैश्विक मंच पे लड़े। लेकिन बच्चों, इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्रिप्स मिशन को निराश लौटना पड़ता है। उसके बाद यही वजह होता है जब ब्रिटेन जो है वो एक तरफ युद्ध में बिजी है और यही समय था जिसमें भारत को आजादी मिल सकती थी। इसीलिए महात्मा गांधी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रस्ताव रखते हैं कांग्रेस के सामने। देखिएगा, 14 जुलाई 1942 को समय क्या होता है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो है सो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का एक मीटिंग होता है। मतलब वहां पे जो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वे सभी आकर के बैठते हैं और वही मीटिंग में वर्धा में जहां पे ये होता है वहां पे प्रस्ताव रखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का, कि हम एक ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होगा और ऐसा आंदोलन जो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पे विवश कर देगा, ऐसा आंदोलन ये करना चाहते थे। लेकिन बच्चों, यही समय था जिसमें जवाहरलाल नेहरू इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि इस समय वो जब वो युद्ध में बिजी हैं, उस समय यदि हम ऐसा कोई भी आंदोलन करते हैं तो वो ज्यादा उग्र होकर के और हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण करने वाले हैं। यही वजह था कि कांग्रेस जो है वो दो भागों में बंटने लगती है। कांग्रेस की एक विचारधारा ऐसी थी कि नहीं, इस समय पे हमें कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए, जबकि महात्मा गांधी का मानना था कि यही वो समय है जिस समय हम आंदोलन करके और अपने देश को आजाद कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में महात्मा गांधी जो है ये इस तरीके से कांग्रेस को अपने सपोर्ट में लाती है कि सारे लोग जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। और 8 अगस्त 1942 को, ये आपको याद रखना चाहिए ये डेट, 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस होती है, इसने अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान कर दिया। महात्मा गांधी ने आह्वान कर दिया कि अब हम लोग जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। यह भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन सिद्ध होता है जिसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो इस बात के लिए बहुत ही मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब भारत में हम प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम मजबूत करके नहीं रख पाएंगे, भारत को अपनी आजादी दे देनी पड़ेगी। और बच्चों, यही वो समय होता है जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया का भी समय आ चुका था। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको भी, वे भी जो है सो भारत की व्यवस्थाओं के ऊपर नजर गड़ाए हुए थे और बहुत जगहों से जो है, जैसे कि चाइना से और ऐसे कई सारे अमेरिका जैसे देशों पर जो है उनके तरफ से जोर दिया जा रहा था कि अब जो है सो इंडिया को गुलाम नहीं रखा जाएगा, अब उसे आजाद करने का समय आ गया है। तो बच्चों, इस तरह से घटनाएं चल रही थी और यहाँ पर जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था ये साफ तौर पे स्पष्ट कर रहा था कि अब अंग्रेज जो है वो भारत को गुलाम बना करके नहीं रख पाएंगे, ऐसी स्थिति थी। लिखा इसी अवसर पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया था। मतलब जब गांधी जी को लगने लगा कि यही वो समय है, क्योंकि अभी सब लोग युद्ध में बिजी है, अभी हम या तो अपनी आजादी को ले ले या तो दम, मतलब आप इस
गुलामी की जंजीरों से जकड़ करके और मर जाएं। ऐसा एक समय था जिस समय उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इस नारे की वजह से ये नारा इतना ज्यादा बुलंद हुआ इस समय में कि यहाँ पर जो छात्र होते हैं, मजदूर है, किसान है और बहुत ज्यादा जो साधारण लोग हैं, ये सभी सड़क पर उतर जाते हैं और सभी करो या मरो के नारे के साथ जो है सो इस भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर देते हैं। बच्चों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो आंदोलन होता है इसमें आपके सामने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े नेताओं के जो चेहरे हैं उसके नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक घटना घटती है कि 8 अगस्त 1942 को जो है सो इसका आह्वान किया जाता है और 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू ही होने वाला रहा है कि रात में जो है सो अंग्रेजों के तरफ से 0R ऑपरेशन शुरू होता है। बच्चों, कौन सा ऑपरेशन? तो 0R ऑपरेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन रखना चाहिए ताकि आपको ये लिंक करके आप इसे पढ़ पाए। तो 0R ऑपरेशन के जरिए जो है सो 9 अगस्त 1942 को जो है सो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट नेता थे उन सभी नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद कर देती है और 9 अगस्त को जो है पूरा जो आंदोलन होना चाहिए था ये जो है सो समझ लीजिए अपना एक नेतृत्व का कमी महसूस करता है। मतलब नेतृत्व करता जितने भी नेता थे वे सभी तो जेल में बंद थे। जैसे कि जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग के जेल में बंद थे। इसी तरीके से महात्मा गांधी जो है उन्हें भी एक पैलेस में रख लिया गया था नजर बंद करके। इस तरीके से जितने जो महत्वपूर्ण नेता थे वो इस आंदोलन में डायरेक्टली अपना नेतृत्व दे ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजों ने रातों रात पकड़ के जेल में बंद कर दिया। लेकिन इसी समय रेडियो प्रसारण के जरिए लोगों को पता चलता है कि जो हमारे जो दिग्गज नेता हैं उन्हें अंग्रेजों ने मतलब समझिए कैद करके रख लिया है और इस आंदोलन को सफल बनाने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो है अब सड़क पे उतर रहे थे। अब उन्हें जो है सो धीरे धीरे हिम्मत मिल रहा था कि उन्हें पकड़ लिया गया है तो हमें ही ये आंदोलन को कंप्लीट करना होगा और सारे लोग जो है वो निकल करके सड़क पे उतर आते हैं और जोर जोर से करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है भारत छोड़ो का नारा को भी बुलंद किया जाता है। बच्चों, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट नेता का नाम है ये है जयप्रकाश नारायण। ये जो जयप्रकाश नारायण इन्हें ही हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया था लेकिन ये निकल के भाग जाते हैं। उसके बाद अरुणा अशरफ अली, याद रखिएगा बहुत ही मतलब समझिए एक महिला थी लेकिन एक बहुत ही अच्छी नेता थी। आगे है राम मनोहर लोहिया, ये और बहुत सारी महिलाएं अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्से में भारत छोड़ो आंदोलन में अपना रोल अदा कर रही थी। जैसे कि बंगाल में मतांगनी हाजरा, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी। ये कुछ ऐसे महिला फिगर थी, ये सारे कुछ ऐसी महिला मतलब समझिए लीडर्स थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। लिखा है बहुत ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाती है क्योंकि एक तरफ यहाँ पर पूरा जो बल है वो युद्ध में बिजी है। इस समय में जब हम आंदोलन कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटेन के जो राजा थे उनका स्पष्ट ऑर्डर था कि ऐसा कोई आंदोलन होना नहीं चाहिए। इसीलिए जो इस समय के यहाँ वाइसराय थे उनके ऑर्डर पे यहाँ के लोगों का बहुत दमन किया गया, बहुत मारा पीटा गया और इससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन बच्चों, इसको दबाने में इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा नेतृत्व तो नहीं हो रहा था, बड़े बड़े नेता तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। फिर भी ये आंदोलन बहुत अच्छा साबित होता है और इसके रिजल्ट भी आगे चल करके दिखते हैं। और इसको दबाने में जो है सो 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। मतलब ये आंदोलन लास्ट में दब गया क्योंकि नेतृत्व क्षमता थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन इसे दबाने में 1 साल से ज्यादा लग गया। तब तक ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था। बच्चों, ये वही समय था जिस समय सुभाष चंद्र बोस भी अपना आजाद हिंद फौज को लेकर के भारत में आने वाले थे और उधर से जो है सो समझ लीजिए कि ब्रिटेन जो है वो विश्व युद्ध 2 में बिजी है। हर तरीके से जो है सो ब्रिटेन को प्रॉब्लम हो रहा था। यही वजह है कि धीरे धीरे हम जो है वो आजादी के बहुत नजदीक आ रहे थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये सफल होता है। मतलब इसे तो रोक लिया जाता है लेकिन फिर भी उसके जो मेन उद्देश्य थे उसे कंप्लीट कर लिया जाता है। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब बात आती है अपनेपन की भावना। देखो, ये चैप्टर के हम लोग बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं तो आपको समझना होगा कि चैप्टर का नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना समझ में आ गया है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और त्याग बलिदान की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो लंबे समय तक टिके कैसे, देखिए राष्ट्रवाद की भावना तभी एक साथ सभी लोगों में व्याप्त हो सकती है, सभी लोगों में बन के रह सकती है जब सबके पास एक साझा
और एक कॉमन जो है सो पर्पस हो। जैसे कि यदि हमारे लाइफ में सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, हम सभी जो है सो अपने अपने स्टेट में बटे हुए हैं, लेकिन जब भी हमारे सामने तिरंगा झंडा होता है, जब भी हम नेशनल फ्लैग के सामने होते हैं, तो हम सभी अपने स्टेटहुड, अपने रिलीजन, अपने कास्ट को पीछे छोड़कर और इस तिरंगे के सामने नतमस्तक होकर इस तिरंगे के लिए सिर्फ लड़ने की बात करते हैं, इस तिरंगे के लिए काम करने की बात करते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम सभी का एक साझा, एक कॉमन जो है सो उद्देश्य मिल जाता है कि हमें इस तिरंगे के लिए काम करना है। ऐसे समय में राष्ट्रवाद की भावना जो होती है वो समझ लीजिए कि सबका एक कॉमन पर्पस बन जाता है। तो उसी तरह से राष्ट्रवाद की भावना तभी तक रहती है जब हमारे लिए एक कॉमन पर्पस हो, एक साझा उद्देश्य हो हमारे अपने देश के प्रति। देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोग इतिहास के माध्यम से, मतलब भारत के इतिहास के गौरवपूर्ण इतिहास को लिख करके, लोगों को बता करके जो है सो राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही साहित्य और लोक कथाओं के माध्यम से बहुत सारे लिटरेचर्स, बहुत सारे लोक कथाएं जो लोग एक दूसरे से सुन करके सीखते हैं, ऐसे ऐसे कथाओं के माध्यम से हम अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को बता करके और अपने देश के राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। गीत के माध्यम से जब हम कुछ ऐसे गीत सुनते हैं जो राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ हो, तब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा उमड़ पड़ती है। और चित्रों के माध्यम से और प्रतीकों के माध्यम से जो है सो हम अपने देश के प्रति प्यार को दिखाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जब समाज में आई तो लोगों में जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है। यही समय था जिस समय भारत माता की छवि को सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा एक तस्वीर लाया गया था, जिसे देख करके लोग जो है सो अपने भारत माता को एक छवि देते हैं, एक रूप देते हैं। इसीलिए तो आज हम भारत माता कहते हैं, क्योंकि इस माता को अब एक रूप देना बहुत जरूरी था। जितने भी देखिए, हम गॉड की बात करते हैं, लेकिन गॉड तो इनविजिबल है, लेकिन हम भी उनकी एक छवि बना करके हम उसकी पूजा करते हैं, हम समझते हैं कि वो ऐसी हैं। उसी तरह से भारत माता का एक रूपक बना दिया गया, उसकी एक तस्वीर ले आई गई और हम उसके प्रति समर्पित महसूस करते हैं जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। लिखा है 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में उन्होंने लिखा ये वंदे मातरम। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी एक ही व्यक्ति है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, तो उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, जो कि हमारे देश का आज राष्ट्र गीत है। तो ये जो वंदे मातरम है, इसे लिखा गया था और बाद में इसे ही आनंद मठ नाम के उपन्यास में शामिल कर दिया गया। ये आनंद मठ उपन्यास जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वंदे मातरम जो है हमारा ये राष्ट्रीय गीत रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे लोक कथाएं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत लिखे जाएंगे ताकि हमारे देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना है ये एक समझ लीजिए कॉमन सबके लिए बन जाए, एक सामान्य उद्देश्य बन जाए। चलो, इस तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे हैं ये बंकिम चंद्र चैटर्जी हैं। बच्चों, ये वो आपको तस्वीर सामने नजर आ रहा होगा जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया। आप देख सकते हैं किस तरह से कपड़े हैं इनके, जो बहुत ही शांत और गंभीर और दैवीय और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न नजर आ रहा है। एक तरह से भगवा कलर है और इनको इनके हाथ में इस तरह से दिखाया गया, इनके दैवीय शक्ति को दिखाने की कोशिश की गई है और भारत माता को एक रूपक के जैसा जो है वो सजा करके और हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, ताकि हम इसे एक देवी मान के और राष्ट्र को समझ लीजिए कि सबसे ऊपर मान करके इसे भगवान की तरह हम पूजे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को और ज्यादा बल मिलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। मद्रास में क्या हुआ, नटेशा शास्त्री नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने द फॉकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से कई सारे लोक कथाएं लिखी तमिल भाषा में। और ये जो लोक कथाएं थी, इसके माध्यम से वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित कर रहे थे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से जो है हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना लगातार बढ़ते चली जा रही थी। चलो, अब बढ़ते हैं बच्चों लास्ट। यहां पर इस स्लाइड में आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। लास्ट हमारे देश के लास्ट भाग में हमारे जो देश हैं वो आजाद होने की कैटेगरी में थे, उसमें हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक। ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था, तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है कि हमारा खुद का राज होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए।
और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बच्चों आगे, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था। किसको दिया था? महात्मा गांधी को दिया था केसरे हिंद की उपाधि। चलो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने की थी। ये भी याद रखने वाली बात है कि भगत सिंह ने जो है सो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। आनंद मठ के उपन्यास में ही वंदे मातरम को डाला गया था, ये आपने अभी पढ़ लिया। संथाल विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है जिसे आपको याद रखना चाहिए। संथाल विद्रोह जो है इसका नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था, झारखंड वाले क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो है सो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा करवाया जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म होता है और आई होप कि भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत सीक्वेंस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है और इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं इसे आप आसपास से सॉल्व करें। हालांकि मैं इस चैनल पे करवाऊंगा, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है और एमसीक्यूज के लिए रेडी रहना है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।